ओके देखिए, लास्ट क्लास हम लोग बातें नहीं, लास्ट क्लास आप लोग इंटेंसिटी मतलब क्या है कि वेव में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो वेलोसिटी देख लिए, इंटेंसिटी देख लिए, एक दो चीजें और देखना है। क्या क्या? एक तो वेव का इक्वेशन देखना है, वेव के पार्टिकल का वेलोसिटी। कल हम लोग वेव का वेलोसिटी देखे थे, पर वेव में जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसकी वेलोसिटी देखना है आपको। वेव नंबर देखना है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट देखना है। ये चार चीजें और आपको बेसिक बेसिक देखना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट बातें नहीं करेंगे, इसे के से इंडिकेट करते हैं। प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है? ये एक फेज डिफरेंस है ना? किसके कारण? यूनिट पाथ डिफरेंस के कारण। तो ये जो होता है ये होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसको डेल्टा फाइव बोल देते हैं। ये होता है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू यूनिट पाथ डिफरेंस, टू यूनिट पाथ डिफरेंस, यूनिट पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा एक्स। अब देखिए यहां पर दो डिफरेंस आया निकल कर, एक आया फेज डिफरेंस और एक वर्ड आया पाथ डिफरेंस। तो अभी इसको रहने देते हैं, जरा यहां पे समझिए इस दोनों चीज को। वेव में हमें तीन टाइप का डिफरेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक को बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस, एक को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस और तीसरे को हम लोग बोलते हैं टाइम डिफरेंस। ठीक है, सिंबल फेज का फाई होता है, डिफरेंस का डेल्टा होता है, इसलिए हम लोग इसको डेल्टा फाई बोल देते हैं। इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोल देंगे, इसको हम लोग डेल्टा टी बोल देंगे। अब ये है क्या, बहुत ध्यान समझिए। देखिए मान लो कोई एक वेव है, ठीक है, तो वेव में हम लोग तीन तरीके से पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। एक बार एंगल की मदद से यानी फेज की मदद से, है ना, और एक बार टाइम की मदद से, और एक्स की वैल्यू अपना दे सकते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, जो भी। ठीक है, ध्यान देखिए, हम लोग इसे टाइम एक्सिस भी मान सकते हैं। जब टाइम एक्सिस मानेंगे तो यहां तक कि एक कंप्लीट साइकिल हुआ तो यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? टी। यहां तक का टाइम t/2। समझ पा रहे? इसी तरीके से फेज की भाषा में भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यहां तक का एंगल जो है ये 2 पाई हो गया। क्लियर है? यहां का हो गया पाई, ये जीरो, टाइम भी जीरो, फेज भी इसका जीरो। एक और तरीके से हम बता सकते हैं, लैम्डा की भाषा में कल सीखे थे। यहां से यहां तक एक वेवलेंथ होता है, यानी कि लैम्डा हो गया, ये पूरा क्या हो गया? लैम्डा। यहां को लैम्डा बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहां को क्या बोल सकते हैं? ये यहां को λ/2 बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बार जरूरत पड़ेगा अगले 3 चैप्टर में। अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी का फेज मतलब एंगल कितना है? बी का एंगल है 2 पाई और ए का एंगल है 0, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 पाई का। अगर मैं वही पूछूं ए और बी का पाथ डिफरेंस, पाथ जो है ना ये लैम्डा के भाषा हम बोलते हैं, एक्स जो है लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना है? तो यहाँ का लैम्डा है, यहाँ का 0 है, यानी लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। अच्छा ये पॉइंट मान लो, एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। अगर मैं बोलूं ए और सी का पाथ डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? λ/2। अगर बोले ए और सी का फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर कितना होगा?
पाई, समझ पा रहे ना। अच्छा, टाइम डिफरेंस भी बोल सकता है, ए और बी का टाइम डिफरेंस टी, ए और सी का टाइम डिफरेंस t/2, समझ पा रहे ना। अब कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कोई एक दिया रहेगा और दूसरा निकालना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो तीनों में एक रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है बहुत ध्यान समझिए। जैसे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बाय एक साइकिल का फेज ले लो 2 पाई इक्वल, जैसे पाथ डिफरेंस तो डेल्टा एक्स बाय एक साइकिल का पाथ ले लो यानी कि लैम्डा इक्वल टू टाइम डिफरेंस लेना है तो डेल्टा टी, एक कंप्लीट साइकिल का टाइम टी। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक से दूसरे में निकाल सकते हो। मान लो आपको फेज डिफरेंस मालूम है, पाथ डिफरेंस आई है, ये दोनों कंपेयर कर दो। मान लो फेज डिफरेंस मालूम है, टाइम डिफरेंस है, इस दोनों कंपेयर कर दो। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे हमें तीनों डिफरेंस एक दूसरे से निकाल सकते हैं। और कभी भी भूलेंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये क्या बोलता है, बोलता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है ये एक फेज डिफरेंस है, यानी एंगल का डिफरेंस है। किसके कारण, यूनिट पाथ डिफरेंस, यूनिट मतलब एक जब डिफरेंस होगा तब 1 मीटर का, समझ पा रहे हैं। तो यहां जरा देखो, अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, कितने का पाथ डिफरेंस हो, लैम्डा का, तो फेज डिफरेंस कितने का आता है, 2 पाई का। देखिए, सिंस ड्यू टू लैम्डा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इज 2 पाई, क्या आपको समझ पा रहे हैं। तो इसी कारण से देयरफॉर ड्यू टू 1 यानी यूनिट पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और जो यूनिट यानी एक के पाथ डिफरेंस का होता है उसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, यानी के का फॉर्मूला अभी से बन जाएगा के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, हर इक्वेशन में ये आएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे नोट कर लीजिए, उसे भी नोट कर लीजिए। ये आपको वेव ऑप्टिक्स में भी बार बार जरूरत पड़ेगा, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में भी बार बार जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आपको एक रिलेशन समझना है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में तीनों मिलाकर एक रिलेशन बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आ जाइए, एक बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ओमेगा के एन वी, इस तीनों में ना एक रिलेशन है, इस तीनों में एक रिलेशन है जिस रिलेशन पे कई बार क्वेश्चन आता है ना। याद है कि ओमेगा इक्वल टू के भी होता है, पर कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो अभी अभी समझे थे, के इक्वल टू मिला था 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक। अगर हम ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दें तो के इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय टी डिवाइडेड लैम्डा बाय टी। अब 2 पाई बाय टी कल देखो बातें किए थे, यही क्या होता है, ओमेगा, और लैम्डा बाय टी ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो के इक्वल टू आ गया ओमेगा बाय वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ऐसा याद रखो, या कई बच्चे ऐसा याद रखते हैं ओमेगा इक्वल टू के वी, ठीक है। इसको इधर भेज दी, आप जैसे भी याद रखेंगे, पर ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको बार बार जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, यहां तक हो जाने के बाद अब हमें एक बात समझना है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब सारा पैरामीटर हो गया, अब जो है ना इक्वेशन समझना है। तो जनरल इक्वेशन वेव, ठीक, वेव का एक जनरल इक्वेशन समझिए, ठीक। अब वेव कौन सी डायरेक्शन जाएगा उसके हिसाब से उसकी इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ध्यान देखेंगे, मान लो
वेव जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बनेगा, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत ध्यान समझना, अगर पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है वेव तो यहां पर साइन माइनस होगा। अगर यहीं पे बहुत ध्यान से समझना, ये देखो निगेटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स है आपका। अगर वेव मान लो निगेटिव एक्स में मूव करता, वेव इस डायरेक्शन मूव कर रहा होता, तब ये इक्वेशन होता y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठाना है कि वेव का इक्वेशन जब होगा उसके फेज के अंदर माइनस फेज हो रहा होगा। देखो ओमेगा टी कुछ नहीं है, थीटा है। ओमेगा टी क्या होता है जी? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना। तो ओमेगा टी कुछ भी नहीं, फेज ही है। अब माइनस करेंगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और प्लस कर रहे हैं इसका मतलब है निगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। ये आपको पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस किसी भी इक्वेशन में, वेव के इक्वेशन में क्या इंडिकेट करेगा? अगर प्लस रहेगा तो वेव मूव करेगा निगेटिव डायरेक्शन में, और माइनस रहेगा तो वेव मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब बहुत ध्यान समझिए, के का जो कोफिशिएंट है वो एक्सिस को डिसाइड करेगा। जैसे के एक्स यानी वेव किस में मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में। के वाई यानी वेव मूव करता है वाई डायरेक्शन में। के जेड यानी वेव मूव करता है जेड डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो के का जो कोफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा एक्सिस, और प्लस माइनस डिसाइड करेगा कौन सी डायरेक्शन में है। तो बहुत ध्यान देखिए, एक जनरल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। प्लस मतलब होगा वेव ट्रेवल इन निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। अब माइनस का मतलब हुआ वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बातें तो सही है, बट ये जरा ध्यान देखिए, यहां जो x है कोफिशिएंट ऑफ k, वो डिसाइड करेगा एक्सिस को कि x एक्सिस पर चल रहा है या y एक्सिस पर या z एक्सिस पर। तो कोफिशिएंट ऑफ k का जो कोफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा एक्सिस। तो कोफिशिएंट ऑफ k गिव axis along which wave travel अच्छा, ये सारा वेव कल ही हम लोग बोले थे मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है ये है ट्रांसवर्स वेव का। ये जो है ये इक्वेशन है ट्रांसवर्स वेव का। तो जनरल केस 99% केस यही रहेगा, तो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं, क्योंकि जनरली हम लोग मानेंगे पॉजिटिव एक्स में वेव बढ़ रहा है। हमारा इक्वेशन वही होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पर इक्वेशन देखकर आपको वेव पहचानना आना चाहिए कि वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है और कौन से एक्सिस के अलोंग चल रहा है। देखिए, अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आपको पहचानना है। जैसे मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू, या एक जनरल इक्वेशन मैं बता रहा हूं, छोड़ो उसको, बोला हूं a साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक वेव है, ये आपको बोल रहा है एक वेव है, ठीक है। अब बताइए वेव कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेव देखो एक्सिस कौन सा है? y, और प्लस मतलब
निगेटिव, यानी वेव जो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलिंग इन निगेटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव है मतलब निगेटिव डायरेक्शन, और k का कोफिशिएंट y है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अगर वहां पर z होता तो z के डायरेक्शन में मूव कर रहा था और प्लस माइनस में अपोजिट ले लेते हैं, पर जनरली हमें x की डायरेक्शन में मानते मूव करता हुआ, इसलिए यहाँ पर kx होता है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, वेव का जो ये इक्वेशन है इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। इसका जरा लिखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ठीक है, वेव की इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म हम लोग देखिए। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। आइए, तो एक जनरल इक्वेशन तो अभी बन गया, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक ये तो फेमस है ही, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे ओमेगा को बाहर ला दो तो बन जाएगा एक y इक्वल टू a साइन ओमेगा, बाहर आ गया तो ये हो गया t माइनस के एक्स बाय ओमेगा। ठीक है, अब देखिए अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, ओमेगा इक्वल टू होता था के वी। ठीक है, तो के वाई ओमेगा, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1/v इक्वल टू के वाई ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो के वाई ओमेगा जो है, के वाई ओमेगा, इसको लिख सकते हैं 1/v। तो हमारा ये इक्वेशन बनकर आ जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी। ये इक्वेशन भी आप देखेंगे कई बार जरूरत पड़ेगा और कई बार गिवन भी होगा। ये कोई अलग से इक्वेशन नहीं है, ये इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये टाइम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखिए ये दो फॉर्मेट हो गया, और भी एक फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। एक फॉर्मेट ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू डाल देते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस, और k का वैल्यू भी जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा होता है इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाहर आ गया, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मेट बनता है। तो कहना है कि अलग अलग फॉर्मेट में आपको ये इक्वेशन दिख सकता है, तो आप घबराएंगे नहीं। बेसिक इक्वेशन यही है, इसका आप कई फॉर्मेट कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। जैसे 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, अलग अलग चीजें हम लोग बना सकते हैं। आपको याद सिर्फ यही रखना है और ये समझना है कि हम इसे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब जैसा जरूरत पड़े। जब जैसा जरूरत पड़े हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सेटिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सारा वेव कौन सा था? ट्रांसवर्स वेव था। ये सारा वेव था ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल में बहुत अंतर, ध्यान समझिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है उसी डायरेक्शन में वेव भी प्रोपोगेट करता है ना। और ट्रांसवर्स में क्या होता था, पार्टिकल और वेव दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहां देखो, जैसे वेव जा रहा है, इस इक्वेशन को देखो या किसी को देखो, वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स में। वेव किधर है? एक्स में। पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वाई में। समझ पा रहे हैं? या इसी से समझ में आएगा ये ट्रांसवर्स है। पर लॉन्गिट्यूडनल में ना, ये जो एक्सिस होगा वही एक्सिस ये होगा। तो ध्यान रखिए, बस फॉर्मेट यही रहेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का, सिर्फ दोनों एक्सिस सेम हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगा वो
इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं के वाई, जो यहां पे रहेगा वही यहां पे रहेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूडनल में, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें वहां पे होगा वही यहां पे होगा। अब जरा लिखिए पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। अब लिखिए पार्टिकल वेलोसिटी। अभी जो कल जो पढ़े थे वो कौन सा वेलोसिटी था? वेव वेलोसिटी। ये बात पहले समझिए, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। वेव मोशन में दो वेलोसिटी होगा जी। कौन सा दो वेलोसिटी? एक वेव का वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, और एक होगा पार्टिकल वेलोसिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि कल ही समझे थे वेव में क्या होता है, मानो एक पॉइंट ये ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, तो यहां से यहां एनर्जी तो ऐसा जाएगा, एनर्जी मतलब वेव ऐसा जा रहा है, पर पार्टिकल ऐसा जा रहा है क्या? नहीं, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेशन का अपना वेलोसिटी होगा ना, तो पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होगा, वेव का आगे जाने का अपना वेलोसिटी होगा, दोनों के बीच का रिलेशन भी होता है। तो अभी जो हम लोग देखे थे इससे पहले वेव वेलोसिटी को हम लोग सिंपल v बोले थे, इसका फॉर्मूला अभी बनाए, v इक्वल टू लैम्डा टी, कल बनाए थे। फिर बोले थे v इक्वल टू 1/t, f होता है लैम्डा f। अभी बनाए ओमेगा इक्वल टू के वी, या v इक्वल टू ओमेगा वाई के। ये सब फॉर्मूला अभी हम लोग बना चुके हैं। ये सब किसका है? ये सब है वेव वेलोसिटी का। और पार्टिकल वेलोसिटी का हम लोग निकालेंगे, तो पार्टिकल वेलोसिटी का पहले सिंबल बनाइए, तो हम लोग बना दे रहे हैं वीपी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कई बुक में यू बनाया रहता है, कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये y जो होता है ना, ये y क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए। ये y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का वेलोसिटी लेना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा है इक्वेशन तो मैं लिख देता हूं, ये y जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हम कर दें dy बाई dt, आइए करते हैं। ए कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताओ और भी कुछ करना है इसमें? कल सीखे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और यही है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला हो जाएगा ए ओमेगा, ये सब एसएचएम में हम लोग किए हुए हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, आज तक जब भी एग्जाम पूछा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी में देखो ए एक कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो कम ज्यादा कौन होता है? कॉस। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1, तो रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ओमेगा। याद करो एसएचएम में भी यही था, ए ओमेगा ही हुआ करता था मैक्सिमम वेलोसिटी। ये होगा व्हेन कॉस टर्म जो है ये 1 हो जाएगा, यानी कि v ऑफ पार्टिकल जो होगा मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होगा ए ओमेगा। एक बार तो नीट ने डायरेक्ट पूछा है किस एम्पलीट्यूड पर वेव वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया हुआ है, और हमारा जब एम्स हुआ करता था तो एम्स ने भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन।
ठीक है, आइए तो ये आप मेंशन कर लीजिए पार्टिकल वेलोसिटी। ये ओमेगा को कल हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटू 2πf, कल ही सीखे ओमेगा को 2πf बोल सकते हैं, f फॉर फ्रीक्वेंसी। लिखिए रिलेशन बिटवीन, इसका ये करिए, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड particle velocity, relation between wave velocity and particle velocity, ठीक है, relation between wave velocity and particle velocity, ठीक है। अब इस दोनों में एक रिलेशन निकलेगा, आइए, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए एक जनरल इक्वेशन जो हमारा वेव का है, ट्रांसवर्स वेव का, वो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अभी डिफरेंशिएट किए हैं तो dy बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a साइन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा, अभी किए थे, यानी यही था हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। अगर इसी को हम लोग t के रिस्पेक्ट नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो जरा ध्यान देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a साइन का तो कॉस होगा ही, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जरा बताओ मल्टीप्लाई जो यहाँ पर ओमेगा आ रहा था उसकी जगह अब क्या आएगा, x के करेंगे तो इसका तो माइनस के, समझ पा रहे ना, तो मैं यहां कर दे रहा हूं माइनस के, ठीक है। एक काम करो, इसको dy बाई डी एक्स ही रखो, कैंसिल होगा, dx बाई डी टी कर देंगे, इसको मैं dy बाई डी टी ही रख रहा हूं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2, बाकी देखो आपको डेरिवेशंस को मतलब नहीं, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आपको याद रखना है कि अपोजिट स्लोप आ जाता है इसमें, पर फिर भी आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो गया dy बाई डी टी, देखो लेफ्ट हैंड साइड, और डिवाइडेड ये करोगे या उल्टा कर दो तो उल्टा लिख सकते हैं, dx बाय dy। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इक्वेशन 1 लिखा dy बाई डी टी, और डिवाइडेड इक्वेशन 2 dy बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर दिया तो ऊपर dx चला गया यार, यहां देखिए ये कैंसिल हो गया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, ये आपका है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डिवाइडेड में आपका है a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के, ठीक है। देखेंगे कॉस के अंदर वाला टर्म कैंसिल हो गया, a हमारा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बचा है dx बाई डी टी, और राइट हैंड साइड बचा है आपका ओमेगा बाय माइनस के, तो माइनस बार कर दो के। अच्छा यहां पर एक वेलोसिटी का टर्म आएगा, वेलोसिटी का टर्म अभी जानते हैं, सिंस ओमेगा मैंने याद करवाया था के भी, समझ पा रहे, तो आपका क्या है ओमेगा बाई के को हम लोग क्या लिखेंगे v, है ना। तो ये वाला टर्म जो है आपका dx बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका
माइनस v। ठीक है, ठीक। देखो अभी ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको जो पहले किए हैं वो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं, अभी अभी समझे ही थे। ये क्या है, ये है पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। तो इसको हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी ही बोल रहे हैं, जो पहले भी ऑलरेडी किए थे। मैं यहाँ मिटा रहा हूं, आप एक सेकेंड रुक जाइए। ये हमारा हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। और जो dy बाई dx है, ये ना स्लोप है। क्या स्लोप है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। ये हमारा स्लोप है। अच्छा, अभी डायरेक्ट स्लोप लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले लिख दीजिए dy बाई dx और इसके बाद लिखिए स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप किसका है, तो जब भी हमारा ग्राफ जब बनेगा x वर्सेज y का, मानो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप दिखा रहे हो कि ये हमारा वेव जा रहा है, इस वेव का जो स्लोप बनाएंगे, इस ग्राफ का जो स्लोप बनाएंगे, आपको मालूम है स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। तो ये स्लोप हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग कैंसिल किए थे dy बाई dx, इसको कैंसिल नहीं करके सीधा उसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू मतलब ऊपर इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और ये जो है ये है स्लोप। तो हमारा जो यहां पर इक्वेशन बनकर आया, इधर तो सब ठीक है, ये ओमेगा है, ये माइनस के है, ये सब सही है। ये जो dx बाई dt कुछ बन नहीं पा रहा था, यहां की जगह हमारा इक्वेशन बन गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बाय स्लोप। और अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बाय स्लोप, तो यहां से एक रिलेशन बन गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ये रिलेशन होता है दोनों में, एक स्लोप का अंतर। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए vp क्या है, vp है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेव वेलोसिटी, और ये तो स्लोप है ही। तो बाकी ये डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, आपको ये बातें याद रखना है। ये आपका मेन फॉर्मूला काम का है। देखिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी एंड सी। बोला है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए बी एंड सी। ठीक है, देखिए ये कोई वेव जा रहा है, तो वेव तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वेव तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर पार्टिकल तो ऐसा एसएचएम कर रहा है। तो बोला ये 3 पॉइंट पर, ए बी और सी पॉइंट पर पार्टिकल का डायरेक्शन बताइए, या पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, है ना। तो अभी अभी हम लोग समझे थे पार्टिकल का वेलोसिटी की डायरेक्शन या फॉर्मूला ही क्या होता है, माइनस टाइम्स वेलोसिटी इनटू स्लोप, है ना, यही है। तो एक बात देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, ये तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, वेव किधर जा रहा है, प्लस एक्स में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको स्लोप देखना है, स्लोप। ठीक, तो आइए एट ए का स्लोप बता सकते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव, निगेटिव है, समझ पा रहे हैं ना। तो स्लोप अगर निगेटिव है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और पॉजिटिव होने का मतलब है यहां पर पार्टिकल, अभी ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर की तरफ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये एसएचएम में करता हुआ भी ऊपर जाएगा, जब मैक्सिमम पहुंचेगा तब नीचे आएगा, ऐसा। एट बी पे बता सकते हैं 0, देखो यहाँ का स्लोप ही 0 हो जाएगा, तो ना इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है, वहां पर पार्टिकुलर वहां पर रेस्ट में वेलोसिटी उसका 0 हो चुका है।
स्लोप हो गया 0, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया 0। सेम इसी तरीके से एट सी, देखिए सी का स्लोप क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव होगा, एंगल देखो 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब है यहां का पार्टिकल अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्चुअल में ये नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है लैगिंग का, मतलब फेज आगे पीछे, साइन कॉस ये सब अभी आपको इसमें भी काम आएगा, और एसी वाले में तो बहुत काम आएगा। हर सर्किट में किसी में वोल्टेज आगे रहेगा, किसी में करंट आगे रहेगा। तो फेज देकर कैसे पकड़ते हैं कि कोई चीज लैग कर रहा है या लीड कर रहा है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन यहीं पे लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। बोला है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। यानी दो वेव है y1 और y2, इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बोल रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, तो जब भी फेज, फेज किसको बोलते हैं जरा बताओ, एंगल को, याद आ रहा है। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में फेज क्या है इसका, ओमेगा टी। फेज क्या है, यही है ना। और y2 में a कॉस ओमेगा टी, इसका फेज क्या है, इसका भी फेज क्या है, यही ओमेगा टी। पर दोनों का फेज क्या सेम है, आंसर है नहीं। जैसे मानो ये 30 डिग्री होता, तो ये है साइन 30, ये है कॉस 30, तो साइन 30 और कॉस 30 सेम नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एंगल देखकर। कंपेयर करने के लिए पहले दोनों को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम कंपेयर करेंगे। या तो कॉस को साइन बना दो या साइन को कॉस बना दीजिए। समझ पा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे बताइए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाए, है ना। तो इसको बना सकते हैं y1 इक्वल टू a साइन 90 यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, यही है। अब दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों को कंपेयर कीजिए, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव में नहीं रहेगा ना, साइन पॉजिटिव, सॉरी इसको तो आप नहीं लिख सकते, कॉस को लिखना पड़ेगा। ये तो साइन को साइन, इसको गलत हो गया। यहाँ देखो, हाँ कॉस को हम साइन में ऐसा लिख सकते हैं, y2 इक्वल टू a साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये सही है। देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कैसे कर देंगे, वो तो गलत कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जब भी फेज डिफरेंस निकालना हो तो पहले दोनों फंक्शन को एक में बदलना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि y1 का फेज ओमेगा टी है और y2 का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई ऑफ y2 माइनस फाई ऑफ y1। फाई मतलब फेज, तो y2 का फेज है पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस y1 का है ओमेगा टी, ब्रैकेट तोड़िए, ओमेगा टी प्लस पाई टी माइनस पाई टी कैंसिल हो गया, आ गया पाई बाई 2, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी देखकर हम बता सकते थे दोनों में एंगल का कितना अंतर है जी, पाई बाई 2 का, क्लियर है। अब इसके आगे एक डिसाइड आपको करना है, किसका फेज ज्यादा है, आंसर है y2 का। y2 का फेज ज्यादा है, कितना ज्यादा है,
पाई बाई 2 से। तो हम लोग बोलेंगे y2 लीड कर रहा है, आगे है, मतलब लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई 2 से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं y2 इज लीडिंग बाय पाई बाई 2। तो y2 जो है इतने से लीड कर रहा है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y1 पीछे है, तो y1 इज लैगिंग बाय पाई बाई 2। अच्छा, अब हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं है, आपको एक बात याद ही रखना है। क्या याद रखना, बहुत ध्यान से देखना, हमेशा याद रखिएगा कॉस जो है, कॉस वो 90 डिग्री से आगे होता है। कॉस हमेशा 90 डिग्री से आगे होता है। कैसे, आपको मालूम है, ध्यान समझिए, कॉस 0 का वैल्यू कितना है जी, 1, जबकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी साइन का वैल्यू जो 90 डिग्री के बाद होता है वो ये 0 डिग्री पे ही हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कॉस जो है 90 डिग्री वैल्यू अपने आप में ज्यादा रखता है, तभी तो ये 0 पे ही वो काम कर देता है जो ये 90 पे जाके काम करता है। यानी कॉस का 90 वैल्यू ज्यादा होता है। तो कॉस का फंक्शन कौन था, y2, इसलिए y2 90 डिग्री से आगे था। तो जब भी फंक्शन कॉस का होगा तो कॉस 90 डिग्री आगे होता है साइन से, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना हमेशा कि कॉस इज, या कॉस इज लीडिंग बाय, ऐसा लिख लीजिए, लीडिंग बाय पाई बाई 2 टू साइन। अच्छा, इसको ना आप ग्राफ में भी अच्छे से दिखा सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये मान लो साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का नाम क्या होता है, पाई बाय 2, 90 डिग्री। पर जो कॉस का ग्राफ होता है, ये जो 90 डिग्री, ये यहां पे सट जाता है, यहां से चालू होता है कॉस का ग्राफ, याद हो तो, है ना। तो कॉस का ग्राफ जो है ये यहां से चालू होता है। क्लियर है मेरी बात? तो जो ये 90 डिग्री ट्रेवल करता है वो यहीं से चालू हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये याद रखना है कि कॉस जब भी फंक्शन आएगा 90 डिग्री वो आगे होता है। और जब भी कभी किसी दो वेव के बीच कंपेयर करना हो फेज डिफरेंस, तो पहला स्टेप होगा दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना। जब ले आएंगे तब दोनों एंगल को देखेंगे, जिसका एंगल ज्यादा वो लिख देंगे। चलिए कीजिए, इसका एक लास्ट है वेव नंबर। हमें वेव नंबर समझना है। देखिए, वेव नंबर में इट इज ए नंबर ऑफ वेव present, it is a number of wave present in it is a number of wave present in unit wavelength. It is a number of wave present in unit wavelength. It is a number of wave present in unit wavelength. ठीक है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट वेवलेंथ। क्लियर? आइए अब इस चीज को समझते हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। वेव नंबर, ठीक, इससे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा का मतलब ये बोलता है कितना नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है यूनिट लेंथ में। ठीक है, जिसे ध्यान समझिए। ठीक है, तो अभी बोले आपका वेव नंबर कितना है, तो आंसर क्या होगा 2। यूनिट लेंथ में कितना वेव प्रेजेंट है, 2। समझ पा रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेव नंबर 2। तो कोई यूनिट लेंथ में कितना वेव या कितना वेव लेंथ प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं वेव नंबर। इसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपल 1 बाय लैम्डा। ठीक है, और इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। 1 बाय लैम्डा के एक और फॉर्मूला में लिख सकते हैं वेलोसिटी में। क्या, देखो फॉर्मूला होता है ना v इक्वल टू लैम्डा एफ। तो लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं v बाय एफ। ठीक है,
तो यहां पर देखिए एक और इक्वेशन बन जाएगा, मैं अलग से बना देता हूं, एक और इक्वेशन बना देते हैं। वेव नंबर 1/λ यानी 1 और लैम्डा की जगह मैं बोल रहा हूं v/f, तो f ऊपर चल जाएगा, f/v, ये हो गया वेव नंबर। ठीक है, ओके। तीसरा जो है, तीसरा इसको ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ओमेगा होता है 2πf, तो f को लिख सकते हैं ओमेगा/2π। ठीक है, तो वेव नंबर को आप लिख सकते हैं, वेव नंबर इक्वल टू f की जगह लिख देंगे ओमेगा/2π इंटू v। ठीक है, ये भी है। ये अलग अलग फॉर्मेट क्यों किए? क्योंकि एमसीक्यू में आया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाइनली हम बोल सकते हैं वेव नंबर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, दोनों टाइप का फ्रीक्वेंसी कोई भी बोले, ओमेगा बोले, ये बोले, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, तो ग्राफ आपको दो टाइप का बन जाएगा। अगर ओमेगा या एफ हो और इसमें वेव नंबर रख दे तो ओमेगा या इसका डायरेक्ट ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और यहां पर अगर लैम्डा या वेलोसिटी रख दें और यहां पर वेव नंबर रख दें तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आप ग्राफ जानते हैं। चलिए यहां पर आकर अपना जो बेसिक था वेव का बेसिक वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका सीधा हम लोग साउंड वगैरह में जंप करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 2 दिन से हम लोग सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, पर वेव से रिलेटेड जितना बेसिक चीजें था उसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। शुरू से देख लीजिए क्विकली, एक बार पूरा वेव रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए। तो आई होप आपने एक बार पेज पलटा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन PYQ है, तो आसान आसान क्वेश्चन। हमेशा आपको एक जनरल इक्वेशन याद रखना, बताओ जरा जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अब ये याद रखना है हमेशा कि t का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? ओमेगा। ये याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ t। फंक्शन में नहीं जाएंगे, साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन, इवन दो अगर सिंपल वेव नहीं है, सचम नहीं कर रहा है, स्पेशल वेव है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ ये ट्रिक देखना है हमेशा कि कोफिशिएंट ऑफ t जो है ये होगा ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये हमेशा क्या होगा? k। जब भी कोई इक्वेशन देते और बोल दे कि वेव है तो हम मान लेंगे वेव है, फिर हम उसमें नहीं देखेंगे e है, log है, साइन है, कॉस है, क्या है। हम खोजेंगे कि t का कोफिशिएंट में कौन है और x के या y के कोफिशिएंट में कौन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए एम्पलीट्यूड की जगह ये आ रहा है, दिख रहा है? इस इक्वेशन को देखकर आपको समझ में आना चाहिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू 10 की पावर -4 है, t का कोफिशिएंट 600 यानी ओमेगा कौन है? 600, और x का कोफिशिएंट है 2 यानी k का वैल्यू क्या है? 2। क्लियर है? और मुझे निकालना क्या है? v।
बताओ जी, इस तीनों में एक रिलेशन सीखे ना, ओमेगा इक्वल टू के वी, वहां से निकाल दीजिए, कितना आसान हो गया। 602 इंटू वी यानी v इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। कितना आसान, पर जेई मेंस का है क्वेश्चन, आप देखेंगे पीवाईक्यू में देखेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से कर, ये आपको करना है। e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी एक्स टी। ठीक है, बोला फाइंड वेव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, वेव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। अब हमने रूल सीखा है, क्या सीखा है कि x का कोफिशिएंट देखेंगे और किसका देखेंगे, t का। यहां तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, टी स्क्वायर दिख रहा है, एक साथ एक्स टी दोनों दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये, इसको देखो, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ दीजिए, मतलब टूटा हुआ है उसको कंबाइन कीजिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ये ए स्क्वायर मतलब ए क्या है जी, अंडर रूट ए एक्स, समझ पा रहे हैं। तो ये देखो, ये बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स, है ना, यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट बी टी, ठीक है, 2 अंडर रूट ए बी, दिख रहा है ना, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। अब बहुत ही आसान हो गया, क्या आसान हो गया, अब आराम से अब देख लीजिए, बताइए जरा ओमेगा का वैल्यू क्या है और यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के एक्स, समझ पा रहे ना। तो के क्या हो गया, अंडर रूट ए, और ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट बी। ठीक है, तो फिर से ओमेगा इक्वल टू के वी में अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू वी, वी इक्वल टू अंडर रूट बी बाय ए। आप ये मत सोचना सर होल पावर रूट ये क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायरेक्शन, जल्दी बोलो, डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, समझ पा रहे ना। डायरेक्शन है निगेटिव, डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में, एक्स है निगेटिव एक्स एक्सिस में, डायरेक्शन हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। आइए, हो गया ना। एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग बना दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से या भी से लेकर हमेशा ये काम आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सब कंसेप्ट फिजिक्स का इन जनरल कंसेप्ट है, किसी चैप्टर विशेष नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये एक जनरल कंसेप्ट है फिजिक्स का, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जनरल एक कंसेप्ट है फिजिक्स का, किसी चैप्टर का नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस यही बोलता है कि जब भी एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट पर लगे तो उसका जो नेट होता है उसका वेक्टर सम होता है। जैसे बहुत ध्यान समझिए, एकदम सिंपल है, जैसे मान लो मैकेनिक्स पर है, मैकेनिक्स की भाषा में ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 2-3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3 ऐसा लग रहा है। तो नेट फोर्स पूछे इस पे, नेट फोर्स, नेट फोर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 पर सीधा जोड़ेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर की मदद से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई भी वेक्टर की क्वांटिटी एक से ज्यादा जब किसी पॉइंट पे लगता है
तो उस पॉइंट पे नेट इफेक्ट सभी का वेक्टर सम होता है। अब वेव में ये क्या है, वेव में ये है कि मान लो ये कोई पॉइंट है P, अब एक वेव जा रहा है, इस एक वेव के जाने से मान लो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट y1 होता है। वेव जाएगा तो ये पार्टिकल को भी तो ऑक्सीलेट कराएगा, वेव मीडियम के हर एक पार्टिकल को क्या कराता है, ऑक्सीलेट कराता है। तो किसी टाइम पे मान लो यहाँ के इस वेव के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, y1। मान लो उसी समय एक और वेव यहाँ पहुंच गया कहीं और से, और इसके कारण सिर्फ और इसके कारण इसकी डिस्प्लेसमेंट होता है y2। मान लो एक और वेव कहीं से पहुंच गया इस पॉइंट पर, उसके कारण होता है y3। तो अगर तीनों वेव एक साथ पहुंच जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 पर वेक्टर सम, समझ पा रहे हैं। तो y नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर। तो तीनों वेव एक साथ किसी पॉइंट पे मिलने को बोलता है सुपर इंपोज करना, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक वर्ड में लिख लीजिए, डायग्राम बना लेना, यही मेन काम की चीजें, बस इतना ही काम की चीजें इतना ही लिख लीजिए। if more than one wave is superimposed, if more than one wave is superimposed at any point, then the net displacement of that point is vector sum of displacement due to individual waves, बाकी ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गया। किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव जब मिलता है, सुपर इंपोज करता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का हर एक वेव के कारण इंडिविजुअली जितना होता था उसका वेक्टर सम होगा, देखिए एक बार क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको दिखेगा। y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 100t, ठीक है। लिखिए जरा इसको, इस इक्वेशन को देखिए, आपको लग रहा है ये सिंगल वेव है क्या? सिंगल वेव होता तो ऐसा होता y इक्वल टू a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t माइनस kx, समझ पा रहे हैं। इसमें देख रहा cos स्क्वायर और साइन, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारा वेव मिला है ना। तो क्वेश्चन पूछा है y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 100t इज ए रिजल्ट ऑफ, लिखिए इज ए रिजल्ट ऑफ सुपर इम्पोज ऑफ हाउ मेनी वेव्स, इसमें टोटल कितना वेव है ये आपसे पूछा है। देखिए इसको मैथ वाले बच्चे अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आप लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कीजिए, एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है? आपको काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ साइन या कॉस है फंक्शन में। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर को 2 कॉस और 1 साइन। आपको मालूम है एक वेव में एक ही होगा। इक्वेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं होता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक वेव में एक ही साइन होगा या कॉस होगा। हार्मोनिक फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन और कॉस में कुछ याद आ रहा है एसएचएम के समय? बस इतना अंदर तक मीन पोजीशन से चालू हुआ है या एक्सट्रीम से चालू हुआ है, समझ पा रहे हैं। पर एक एसएचएम में या एक वेव में एक ही साइन या एक ही कॉस होगा। तो ये बोला ये वेव कितने वेव का मिला हुआ सुपर इंपोज है।
इसमें टोटल कितना फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 3, 2 कॉस वाला और 1 साइन वाला। समझ पा रहे हैं? 2 एक्सट्रीम से चला होगा, 1 मीन से चला होगा, सब कहीं पे आकर मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 वेव। समझ पा रहे हैं? आंसर हो गया 3 वेव। ये हमेशा वैलिड है 3 वेव। ठीक है, ये ट्रिक है पर हमेशा ये सही रिजल्ट देता है। समझ पा रहे हैं? तो जब भी कोई इक्वेशन दे दे, आपको चेक करना हो उसके अंदर कितना वेव का सुपर इम्पोज है, तो आप सिंपली काउंट कर लोगे कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चाहो तो लिख लो वर्ड में, काउंट द नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, काउंट द नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नोट करके एक पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कई बार बोलता है कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है ना। तो लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर लो एम्पलीट्यूड, इज वैलिड फॉर लो एम्पलीट्यूड वेव। Principle of superposition is valid for low amplitude wave, low amplitude wave। ऐसी वेव जिसकी एम्पलीट्यूड कम होता है उसमें ये वैलिड होता है। एग्जाम्पल लिखिए, अपनी सिलेबस में 2 ही वेव पढ़ना है मेनली और दोनों वैलिड है। एग्जाम्पल लिखिए, साउंड एंड लाइट। तो साउंड भी लो एम्पलीट्यूड का वेव है और लाइट भी लो एम्पलीट्यूड का वेव है। इसी में लिख लीजिए, इट इज नॉट वैलिड फॉर हाई एम्पलीट्यूड वेव, इट इज नॉट वैलिड फॉर हाई एम्पलीट्यूड वेव। एग्जाम्पल लिखिए, सिस्मिक वेव। सिस्मिक समझते हैं? भूकंप वगैरह जो आता है, सिस्मिक वेव उसको बोलते हैं। भूकंप वाला जो वेव है, अर्थक्वेक जो आता है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं आता। ये नहीं कि थोड़ा भूकंप आया तो थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा ज्यादा है जस्ट उसका डबल आएगा, थोड़ा आया कुछ भी नुकसान नहीं आएगा, उसका डबल आया पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, उसका रिएक्टर होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि 4 रिएक्टर का वेव आया, जैसे अर्थ को एक नुकसान कब करता है? जब 5 से या 6 से ऊपर का आता है, उसका स्केलिंग है रिएक्टर में। ऐसा नहीं है कि मान के चलो 4 का जितना आया कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो 8 का आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका डबल हो गया। ऐसा नहीं, इसका डबल नुकसान होगा। 8 का आएगा तो पूरा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? वेक्टर सम की तरह काम करेगा। तो एक ये लिखिए सिस्मिक वेव, दूसरा लिखिए इसमें शॉक वेव। कोई भी शॉक वेव जो होता है, सडनली क्रिएट जो होता है, शॉक वेव। शॉक वेव नाम ही है शॉक वेव। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं होता है। ये सब का जो फंक्शन भी है ना, वो साइन का फंक्शन नहीं चलता है। ये सब ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अभी देखे थे, ये सब काम करता है उसमें। ठीक है, शॉक वेव का एग्जांपल है आपका जेट जो होता है, फाइटर जेट वगैरह। तो फाइटर जेट जब चलता है तो वो अपने पीछे एयर का एक वेव क्रिएट करता है। इतना डेंजर वेव होता है कि अगर मानो यहाँ से उड़े अगर अपनी स्पीड पे, तो जितना भी ग्लास वगैरह सब ब्रेक कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए फाइटर जेट को हमेशा इंस्ट्रक्शन होता है कि 1000 फीट के नीचे नहीं आना। जब आना, लैंडिंग करने, यानी स्पीड को बहुत स्लो कर देना। समझ पा रहे हैं? जैसे फाइटर जेट की स्पीड समझ रहे हो, मैक 3 होता है। मैक 3 का मतलब, मैक 3 मैक नंबर बोलते हैं साउंड के स्पीड को। तो फाइटर जेट जब एक्चुअल में वार में जाता है, साउंड से 3 टाइम्स स्पीड चलता है। जितनी तेज आपकी हवा चलती है, इससे 3 गुना तेज फाइटर जेट चलता है। तो इतनी हाई स्पीड से चलता है कि वो जो शॉक वेव क्रिएट करता है, वो अगर आपके आसपास से गुजर जाए तो उसकी वेव से ही आप मर जाएंगे, वो कुछ नहीं करेगा। तब अगर मान लो 500-200 किलोमीटर नीचे शहर से गुजरे तो शहर का आधा बिल्डिंग उसके कारण टूट जाएगा। ठीक है, तो वो सब जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उस पर वैलिड नहीं है, उसको हाई एम्पलीट्यूड वेव बोलते हैं। ठीक है, आइए अब और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। लिखिए, अ वेव प्रोपोगेटिंग इन ए स्ट्रिंग, अ वेव प्रोपोगेटिंग इन ए स्ट्रिंग has frequency of 500 hertz, has frequency
500 hertz and velocity 300 meter per second. Frequency 500, velocity 300. Then find the path difference. At a point where phase difference is path difference at a point where phase difference is pi by 3. Phase difference is pi by 3 रेडियन, pi by 3 रेडियन. सिंपल क्वेश्चन है. बोल रहा है पाथ डिफरेंस बताइए, फेज डिफरेंस कितना हो, पाई बाय 3 हो. या तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको सिखाया था, तीनों एक पता हो दूसरे से निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में, है ना, वहां से निकालिए. या बेसिक लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं याद हो तब भी निकाल सकते हैं. कैसे? आपको पता है, ये डायग्राम याद रखिए. आपको पता है कि जब भी लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है, यहां से यहां तक पाथ में कितने का अंतर आ गया, लैम्डा. फेज में कितने का अंतर आ गया, 2 पाई. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लैम्डा के कारण 2 पाई का पाथ डिफरेंस होता है, सॉरी 2 पाई फेज के कारण लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है. ठीक है, तो वो उसने कितने का बताया, पाई बाय 3 का. समझ पा रहे हैं? तो कुछ भी नहीं करो, 2 को इधर भेज दो तो लैम्डा बाय 2 होगा पाई के कारण. तो पाई बाय 3 के कारण कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 6. अब लैम्डा का वैल्यू बस निकालना है आपको. तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू आ गया लैम्डा बाय 6. देखो अभी कोई फॉर्मूला नहीं किए हैं, लॉजिक से निकाले हैं. फॉर्मूला भी कर सकते हो, फॉर्मूले से बता देंगे. अब लैम्डा कैसे निकाले? तो लैम्डा के लिए उसने दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 500 और वी दे रखा है 300. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू लैम्डा एफ. कुछ याद आया? सबका वैल्यू रख दीजिए, 300 लैम्डा 500, 2 0 कैंसल, तो लैम्डा इक्वल टू 3/5, है ना. तो ये हो गया, लैम्डा का वैल्यू रख दिया 3/5 इंटू 6 एंड 3/30, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 मीटर. ठीक है, अभी तो किसी फॉर्मूले के बिना सॉल्व किए. अब आ जाओ फॉर्मूले पे, जिनको फॉर्मूला चाहिए. तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा चुके हैं. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी याद करो. क्या लिखाए थे, डेल्टा 5 बाय 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा. यही था ना. अब चलो, डेल्टा 5 बोल रहा है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 डिवाइडेड 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स निकालना है इंटू लैम्डा. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 इंटू 6 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा. पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लैम्डा बाय 6 इंटू डेल्टा एक्स. देखिए यहाँ पे भी वही आ गया डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी उतना ही आ गया. तो आपकी मर्जी, या तो लॉजिक पता है लॉजिक से जाइए या डायरेक्ट फॉर्मूला से जाइए, जैसे भी जाइए. इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है. चलिए एक आखिरी का क्वेश्चन लिखिए. अ वेव प्रोपोगेटिंग इन ए स्ट्रिंग has frequency 100 hertz. डायरेक्ट लिख लो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, बाकी वेव का तो चैप्टर ही है तो आपको दिक्कत नहीं. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड फेज डिफरेंस. Then find phase difference between two particle at a distance of
at a distance of 2.5 centimeter, at a distance of 2.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दिया था कि π/3 का फेज डिफरेंस है, तो मुझे पाथ डिफरेंस निकाल के बता दो। और अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, पहले उसको मीटर में बदल दोगे, और बोला है फेज डिफरेंस निकाल के बता दो। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर लॉजिक से चले जाइए। आंसर पाई में देंगे आप π/2, आंसर होगा π/2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूले पे रख दो, लॉजिक से नहीं जाना चाहते तो फॉर्मूले पे रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ देखो, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इक्वल टू ये है 2.5 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड 100 बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई उधर भेज दो इंटू 2.5 डिवाइडेड 100 नीचे जाएगा इंटू लैम्डा। इसको हटा दीजिए तो नीचे एक और 10 आ जाएगा, ठीक है। 25 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखो डेल्टा फाई आ जाएगा, ऊपर बचा है सिर्फ पाई, ठीक है, नीचे बचा है 2 इंटू 10 लैम्डा। अब आपको लैम्डा चाहिए फिर से, फिर इसमें वैल्यू डाल देना। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, तो अभी अभी देखे थे, यहां से निकाल दीजिए, है ना। तो निकाल लीजिए लैम्डा फिर से वहीं से, v इक्वल टू लैम्डा एफ, v है 10 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/10, ये हो गया π/20 इंटू लैम्डा का वैल्यू 1/10, 0 0 कैंसल, तो बचा π/2। यही आपका फेज डिफरेंस बचा, ठीक। बाकी आप लॉजिक से भी जा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ओके चलिए, तो आज यहीं तक करते हैं, कल कुछ और क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।